So in today's class, we are going to start with our new exercise, that is exercise 1.4. Before starting with the exercise, let me clarify few concepts. जो फर्स्ट कंसेप्ट आपका एक्सरसाइज 1.4 का आता है वो आता है यूनियन का मतलब क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। से आपका एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। देयर इज अनदर सेट बी हैविंग एलिमेंट 2 4 6। यूनियन का सिंबल यू फॉर यूनियन, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। Now, if I need to find the value of A union B, what does it mean? Means union का मतलब जितने भी एलिमेंट्स A और B दोनों सेट में कंबाइन है वो सारे आपको लिखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनियन का मतलब जितने भी सेट आपके, जितने भी एलिमेंट्स आपके, टोटल एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। और अगर आप 3 सेट्स का यूनियन निकालते हो, टोटल एलिमेंट्स इन 3 सेट्स, मीन जितने भी सेट्स का आप यूनियन निकालते हैं, यूनियन का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट, तीनों सेट, जितने भी सेट्स का आप यूनियन निकालते हो उसके सारे एलिमेंट्स इंक्लूड। बट एक कंडीशन ये होती है कि इसमें जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो नहीं है। मींस इफ सम like here you can see that there is a 2 and here 2 also, here 4, here 4 also। तो 4 को आप एक ही बार लिखोगे, मींस हर एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट जो है वो यूनियन सेट में, लाइक 1 2 3 4। अब 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो 2 को आप दोबारा नहीं लिखते, इट इज नो नीड टू राइट 2 अगेन। बेसिकली यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स सेट्स में इन्वॉल्व है उन सभी की प्रेजेंटेशन हम यूनियन सेट में शो करते हैं। 1 2 3 4 and then 6। Now if I need to write B union A, B union A, it will be 2। B union A, we will start from B। A union B, we will start from A। B union A, 2 4 6। 1 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो आप इसको नहीं लिखोगे। 3 भी आप ऑलरेडी, 3 नहीं लिखा आपने तो 3 आएगा। 4 आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो 4 भी नहीं है। ओके, दिस इज यूनियन, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनियन। नाउ आफ्टर दिस लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि ए यूनियन बी जो है आपका बी यूनियन ए के इक्वल होता है। और आप देख भी सकते हो अभी जो आपने एग्जांपल किया, अगर आप इसको देखो तो ए यूनियन बी जो है आपका वो बी यूनियन ए के इक्वल है। हाउ? 1 2 3 4 एंड 6। यू कैन सी दैट दोनों ही सेट्स में सेम एलिमेंट्स। इट मींस ए यूनियन बी, अगर दो सेट्स का अगर आप यूनियन फाइंड करते हो चाहे किसी भी ऑर्डर में फाइंड करो, इट विल रिमेन सेम। दिस लॉ इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ का हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। लाइक स्पेसिफिकली जो आपके मिसलिनियस के क्वेश्चंस है वो इन प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड है। ओके, पार्ट 2, प्रॉपर्टी 2, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स अगर आप ए यूनियन बी पहले फाइंड करते हो और फिर उसका यूनियन सी के साथ फाइंड करते हो, और आप पहले आप बी यूनियन सी एज ए ग्रुप फाइंड करते हो और फिर उसका ए यूनियन के साथ यूनियन फाइंड करते हो, स्टिल जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी सेम है। तो आप ऐसे समझो, वी हैव 3 सेट ए बी एंड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए और बी का यूनियन फाइंड किया एज ए ग्रुप, फिर आपने ए यूनियन बी की जो आपकी वैल्यू आई है इसका यूनियन आपने सी के साथ फाइंड किया। ऑन द अदर हैंड पहले आपने बी यूनियन सी का एज ए ग्रुप यूनियन फाइंड किया, फिर आपने ए का यूनियन इस ग्रुप बी यूनियन सी के साथ फाइंड किया। व्हाट यू विल सी, बोथ विल हैव सेम वैल्यू, बोथ विल हैव सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ओके, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए हैज एलिमेंट 1 2 3, set B has element 2 4 6, set C has element 1 3 5। First of all, A union B. See, if I find A union B, what I will get? A union B will be equal to 1 2 3। I
started from 1 2 3 10 repeated elements को हम नहीं लिखेंगे. We won't write 2, then 4, and then 6. This is your A union B. ये आपका आ गया A union. Then A union B एज ए ग्रुप जो आपने फाइंड किया है, इसका यूनियन हम C के साथ फाइंड करेंगे, C सेट के साथ. And C set has elements 1 3 5. Now start write these elements again. 1 2 3 4 6. 1 ऑलरेडी आ चुका है, रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएगा. 3 ऑलरेडी आ चुका है, रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएगा. देन 5. Okay, so this is A union B union C. Now we will find the value of A union B union C. Okay, first of all B union C, we will start from B, that is 2 4 6 2 4 6, then 1 3 1. Then we need to find B union C. B union C with A union. What I will, we will start from A, that is 1 2 3 1 2 3, then B union C 2, रिपीटेड एलिमेंट है, 2 नहीं आएगा. 4 6, 1 रिपीटेड एलिमेंट है, 1 नहीं आएगा. 3 रिपीटेड एलिमेंट है, 3 भी नहीं आएगा. देन 5. अब अगर आप चेक करो, बोथ हैव सेम एलिमेंट, लाइक 2 3 1 4 6 and 5. You can see that as a group A union B with individual C union और A union with group B union C ये इक्वल होता है. ये एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है और इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव. फर्स्ट लॉ जो आपने स्टडी किया दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, एंड सेकंड लॉ जो आपने स्टडी किया दैट इज एसोसिएटिव. Now third law is, or third property is law of phi. Law of phi क्या होता है? अगर किसी भी सेट का हम यूनियन फाइव सेट के साथ फाइंड करते हैं, इट विल बी इक्वल टू ए. फॉर एग्जांपल, सेट ए हैज एलिमेंट 1 2 3 एंड सेट बी हैज नो एलिमेंट, इट्स अ नल सेट, दैट इज 5. तो अगर मैं एक ए सेट को बी सेट के साथ इसका यूनियन फाइंड करता हूँ, व्हाट आई विल गेट 1 2 3. 5 का मतलब 0 होता है. इट मीन्स ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी आपका था 5 नल सेट. A union 5 किसके इक्वल आ गया? आपका A के. This has been proved. And this law is called as law of phi. This law is called as law of. अब किसी भी सेट का अगर हम यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ फाइंड करते हैं, now let me tell you one thing, यूनियन का सिंबल भी U होता है और यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी U होता है. अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जब हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लाइक दिस. ओके, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज यूनियन. तो अगर मैं किसी भी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन निकालूंगा, इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4 5. सेट ए है 1 3 5 एंड सेट बी हैज एलिमेंट 2 4. व्हाट नाउ if I find the value of A union universal set, what I will get? 1 3 5. 1 ऑलरेडी आ चुका है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएंगे. देन 2 and 4. You can see that it is exactly equal to the universal set. अगर आप B यूनियन यूनिवर्सल सेट फाइंड करते हो, अगर आप B यूनियन यूनिवर्सल सेट फाइंड करते हो, व्हाट यू विल गेट? 2 4
2 4 ऑलरेडी आ चुका है, 1 3 5, 1 3 5. You can see that it is equal to the universal set, like 1 2 3 4, and this is called as law of universal. This is called as law of universal set. Okay. Now fourth property. Fourth property is अगर हम किसी भी सेट का उसके साथ ही यूनियन फाइंड करेंगे, उसको वो उसी सेट के इक्वल है. फॉर एग्जांपल, सेट ए having element 1 2 3, 1 2 3. If I find A union A, that is 1 2 3 union 1 2 3, what I will get? 1 2 3, and as we know, there will be no repeated element. Can I say that it is equal to A? And this law is called as idempotent law. ठीक है, उसको इडिम बोलो या आइडेम्पोटेंट लॉ बोलो. जो ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, ये अपने आप को ही रिटर्न करता है. बाय आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है कि अगर किसी भी सेट का यूनियन हम उस पर्टिकुलर सेट के साथ फाइंड करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सेट ही आपको रिटर्न होगा. ठीक है, उनका नेम क्या है ये इतना मैटर नहीं करता है, और प्रॉपर्टी की नॉलेज आपको होना चाहिए आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें क्या होता है, किसी भी सेट का यूनियन अगर हम पर्टिकुलर सेट उसी सेट के साथ करते हैं, तो वो सेट को ही आपको रिटर्न करेगा. Now, on the basis of these concepts, we will start our exercise 1.4. First question is, find the union of each of the following pair of sets. ये आपका x सेट है having element 1 3 5, ये y सेट है 1 2 3. सिंपल है. जब आप यूनियन फाइंड करोगे तो कैसे आएगा आपका x यूनियन y will be equal to, x से स्टार्ट करेंगे 1 3 5, then there will be no repeated element. 1 already आ चुका है आपका, 2, and this is the answer. Okay, in a similar way, A union B, we need to find A union B. What it will be? A E I O U, A E I O U. A repeated element है, ये नहीं आएगा आपका, then B, and that C. Okay. Third one, x is a natural number and multiple of 3. तो पहले ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो नेचुरल नंबर है मल्टीपल ऑफ 3, like 3 6 9 12 and so on. Then set B, x such that x is a natural number less than 6. अब लेस देन 6 में कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5. अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ. जनरली जो आपके टीचर्स होते हैं वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? दे एक्सपेक्ट यू टू राइट A union B set builder form. If to particular set having given in set builder form, तो जो उसका यूनियन है वो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखोगे. और मोस्टली केसेस में क्या होता है, अगर आप रोस्टर फॉर्म में आंसर देते हो तो स्टिल इट इज करेक्ट. तो जनरली बहुत बार ऐसा भी होता है. आइडियली अगर आप मेरे से पूछो तो आप इसको डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो. लाइक आपका ए जो है आपका एक like what is your set A? That is a natural number and a multiple of 3. तो set A में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 6 9 12 एंड सो. कोई लिमिट तो नहीं दी गई है आपको. अगर आप अपना थर्ड पार्ट देखो, ए आपका क्या है? ए में जो भी एक्स एलिमेंट है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3. मीन्स यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 है वो सारे हैं. दैट इज बाय
3 6 9 12 देन डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। और जो बी सेट है वहां पर आपको लिमिट बताई गई, एक्स एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू लेस देन 5 है, दैट इज 1 2 3 4। अब अगर आप ए यूनियन बी फाइंड करते तो बहुत सिंपल है, दोनों को मिक्स करके आप लिखोगे, लाइक अगर 1 2 3 4 5 रिपीटेड एलिमेंट। अच्छा एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जरूरी नहीं ए यूनियन बी में बी से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो, बस रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना। 1 2 देन 3 4 5। अब देखो इसमें कहने का मतलब है कि आप लिखोगे कैसे, 1 2 3 को छोड़ दोगे, 4 5, फिर आप लिखोगे 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 छोड़। तो अगर मैंने इसको लिख के तो दिखा दिया, पर क्या देख के समझ में आ रहा है कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है? क्या सिर्फ इसको देख के आप एनालाइज कर सकते हो कि इसमें एक्चुअली क्या दिखाया जा रहा है? दैट इज व्हाई इन सच केसेस सेट बिल्डर प्रेजेंटेशन इज बेटर। इसलिए मैंने कहा कि जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करें। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखते हो, मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, ए यूनियन बी में जो एक्स एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 4 5, और एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और जो होता है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट एक्स है उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, और उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 जो एलिमेंट है वो भी। यहाँ पे ये जो और है ये हिंदी वाला और है, यहाँ पे ये जो इंग्लिश वाला जो और है यहाँ पे इसका मीनिंग होता है और, मीन्स ये भी और ये भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए यूनियन बी सेट है हमारा, या ए यूनियन बी जो होगा, दो सेट का जो यूनियन होगा, उसमें जो एलिमेंट एक्स होगा वो किसको बिलोंग करता है, वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, और का मतलब एंड, इंग्लिश में बोलोगे तो एंड, और हिंदी के हिसाब से और का मतलब क्या था, और। ये तो होगी, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जितने भी पॉजिटिव मल्टीपल होती है। तो देखो ये पढ़ के आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, या ये पढ़ के, इसको पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किया क्या है, 1 2 4 5 3 क्यों नहीं लिखा, 6 क्यों नहीं लिखा। दैट इज वाई आई सेड अगर सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए, तो आप आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप देखते हो तो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होती है, उसको समझना आसान होता है। इसलिए टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो आप उसका आंसर जो यूनियन का है वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही दो। पार्ट 4, a is equal to x such that x is a natural number where x greater than 1 less than equal to 6। इट मीन जो आपका ए सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें आएगा आपका x ग्रेटर देन 1 दैट इज 2 3 4 5, और देखो x 6 के इक्वल भी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज 6। बी सेट में जो x एलिमेंट है वो क्या एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर x जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा है, नॉट इक्वल, तो 6 नहीं आएगा। 7 8 9, हम इन दोनों को सम अप करके आपको ए यूनियन बी लिखना है। क्या लिखना है, ए यूनियन, तो देखो कैसे लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है आपका वो क्या है 2 3 4 5 6, भाई 1 से बड़ा है, 6 या 6 से छोटा, 6 के इक्वल या 6 से छोटा। बी जो है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10 दैट इज 7 8 9। ए यूनियन बी अगर इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो तो क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट एज आई से कोशिश आपने क्या करनी है कि सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, भाई ए यूनियन बी में एक्स एक एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में नेचुरल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, या तो आप इसको बोल्ड करके रिप्रेजेंट करोगे या इसको डबल नंबर, can see that it shows that x belongs to a natural number, और उस नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है वन वन या वन के उस नेचुरल नंबर की जो वैल्यू है वन वन से बड़ी होगी, ये आपका ये नहीं आएगा, ये एरर है। इट विल बी लाइक दिस, x will be greater than 1 but less than or equal to 9।
तो सेट फिल्टर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, तो सेट फिल्टर फॉर्म में ही आपने इसका आंसर दिया। पार्ट 5, ए आपका एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और बी आपका सेट है 5। मैंने आपको अभी बताया था अगर किसी भी सेट को अगर हम यूनियन 5 के साथ निकालते हैं तो वो सेट के इक्वली आता है, तो हम लॉ ऑफ 5 ही कहते हैं। सी दैट अगर मैं पर्टिकुलर सेट का 5 के साथ यूनियन फाइंड करता हूँ जो कि आपका बी सेट है, इट विल बी इक्वल टू दिस सेट, दैट इज लॉ ऑफ 5। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ, इससे आपका एक कंसेप्ट और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, सेट डी गिवन है। वी नीड टू फाइंड these values, a union b, a union c, b union c, d union d। पहले फर्स्ट 4 पार्ट देखते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। सेट ए जो है आपका हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4। सेट बी having element 3 4 5 and 6। set C having element 5 6 7 8। set D having element 7 8 7 8 9 and 10। okay, 7 8 9 and 10, these are the values which we need to find। okay. first of all A union B बहुत सिंपल है, 1 2 3 4। अब जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6, 1 2 3 4 5 6। A union C, A and C, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्ट थर्ड B union C, दिस इज B, दिस इज C, 3 4 5 6, 5 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 7 8, 3 4 5 6 7 8। B union D, B and D, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9। देन A union B union C फाइंड करना है आपको फिफ्थ पार्ट। यू कैन सी दैट फिफ्थ पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, A union B union C, A union B union D and then B union C union D, मीन्स 3 सेट्स का यूनियन। तो मैंने आपको बताया था जितने भी सेट्स का यूनियन फाइंड करना है उन सभी सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उसमें इंक्लूडेड हो, बट कंडीशन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए 1 2 3 4, ठीक है। देन बी 3 ऑलरेडी आ चुका, 4 आ चुका, 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक हो गया। अब आप सी पर आ जाओ, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 8, 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ पार्ट 6, ए यूनियन बी यूनियन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तक हो गया। 3 रिपीट हो गया आपका, 4 रिपीट हो गया, तो 3 और 4 नहीं आएंगे। देन 5 6, देन 5 6, 6 तक हो गया। देन डी 7 8 9 10, 7 8 9। देन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो देखो बी, तो पार्ट 6 है आपका, दैट इज बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी दैट इज 3 4 5 6। 5 रिपीटेड एलिमेंट है, ये नहीं आएगा। 6 रिपीटेड एलिमेंट है, ये भी नहीं आएगा। देन 7 8, तो 8 तक हो गया। देन डी, तो 7 रिपीटेड है, 8 रिपीटेड है, देन 9। ओके, तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा 2 सेट का यूनियन कैसे फाइंड करना है, 3 सेट का यूनियन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए यूनियन भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेट फिल्टर फॉर्म में ए यूनियन भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन भी रिप्रेजेंट करता है एक एलिमेंट एक्स को
जो ए को भी बिलोंग कर रहा है, और का मतलब मैंने कहा था हिंदी वाला और। यहाँ पे जो एलिमेंट एक्स है आपका, वो ए सेट के एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है और बी सेट के एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है। तो यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश वर्ड से, और से। बट एक्चुअली इसका हिंदी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मीनिंग क्या होता है? और। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए यूनियन बी को जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, व्हाट डज इट शोज? इट शोज एन एलिमेंट एक्स which belongs to set A as well as set B, because here or means or, ये और ये भी मीन दोनों सेट के एलिमेंट्स को ये बिलोंग करता है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है इधर एक्स एलिमेंट ऑफ ए और बी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? सेट ए हैविंग एलिमेंट ए बी, सेट बी हैविंग एलिमेंट ए बी सी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट की जो कंडीशन हमने 1.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर सेट में इंक्लूडेड हैं तो वो इसका सबसेट है। तो यहाँ पे देखो ए बी जो ये एलिमेंट है ये इसमें इंक्लूडेड है, तो वी कैन से दैट यस A is the subset of B. Yes, A is the subset of B. Then we need to find A union B. तो और सिंपल है, पहले जो A के एलिमेंट्स है वो लिखो, दैट इज ए बी। जो एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है आप उसको छोड़ दो, दैट इज दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन सी दैट this is your set A, this is your set B. First, A is the subset of B. Yes, because all elements of A included in set B. Yes, A is the subset of B. Yes, A is the subset of B. What about A union B? A B, A और B को हमने छोड़ दिया, then C. A union B जो है यहाँ पर किसके इक्वल है? C. Then question number 3. If A and B are two sets, such that A is a subset of B. क्या कहा कि A और B दो सेट्स हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या है कि जो A सेट है वो B का सबसेट है। तो व्हाट इज A union B? भाई इसका आंसर तो आपको यहाँ मिल गया था। जब ए बी का सबसेट था तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आया था? हमारा कहने से दैट बी के इक्वल आया था। ए बी एंड सी, ए बी सी। इट मीन्स अगर एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो जो उनका यूनियन होता है वो उस बड़े वाले सेट के इक्वल होता है। तो आप आंसर किस तरह से दोगे? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी। यहाँ अभी तक जो हमने 1.4 का को लेके कंसेप्ट किया था, एक कंसेप्ट हमने समझा यूनियन का, उसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज अपोजिट ऑफ यूनियन। यूनियन में क्या था कि दोनों ही सेट से जो भी एलिमेंट्स है वो सारे इंक्लूड करने होते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, set A having element 1 2 3, set B having element 2 4 6, set C having element 7 8. If I need to find the value of A intersection B, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी जो भी आपको सिंबल बताया है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका सिंबल होता है यूनियन का। अब अगर आपको यूनिवर्सल सेट लिखना, थोड़ा आप इसको इस तरह से लिखिए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और अगर यू को अपोजिट कर दोगे तो ये आपका साइन हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट फ्रॉम ऑल सेट्स। ए और बी के बीच में देखो कुछ कॉमन है, यस 2 कॉमन है, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो 2 होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन देखूंगा तो क्या ए और सी में कोई इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है आपको? यू कैन सी दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। इट मींस ए और सी का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज 5, जिसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से भी शो करते हैं और 5 से,
मैंने आपको ये भी कहा था अगर आप ब्रैकेट के अंदर 5 लिखोगे देन इट बिकम सेट, ठीक है। सॉरी देन इट बिकम एलिमेंट, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। ये आपका शो कर रहा है सेट को, कौन से सेट को, एम्प्टी सेट को। तो दोनों ही एम्प्टी सेट की नोटेशन होती है, बट अगर आप ब्रेसिस लगाओगे, ब्रेसिस के अंदर इसको एज इट इज लिखोगे, ब्रेसिस के अंदर अगर आप 5 को लिखोगे तो ये जो है आपका ये एक एलिमेंट बन गया। ये क्या बन गया आपका, वन मार्कर के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेसिस के अंदर अगर आप 5 लिखते हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका सेट को, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका एलिमेंट। अब जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज थी वैसे आपकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन निकालो तो किसी भी ऑर्डर में निकालो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए, वो इक्वल होता है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। फिर आपने यूनियन में एसोसिएटिव लॉ स्टडी किया था कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन विद इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करता हूँ और ए इंटरसेक्शन बी विद इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी फाइंड करता हूँ, इट विल बी इक्वल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3, set B having element 2 4 6, set C having element 1 2 4. Left hand side, so first of all I am finding the value of this right hand side, A intersection B intersection C। तो देखो A और B में इंटरसेक्शन क्या है आपका 2, ये वाला पोर्शन तो हो गया 2। देन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है आपका 2, तो कैन आई से दैट जो आपकी राइट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू 2। अब यही चीज हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है आपका 2 और 4, तो ये हो गया आपका 2 और 4। विथ ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3, 1 2 3, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका ए है और ये आपका बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। दोनों में कॉमन क्या है आपका 2, यू कैन सी दैट। It means we can say that with A intersection within bracket B intersection C is equal to A intersection B within bracket intersection C, and this law is called as associative law. Third property is अगर किसी भी सेट का अगर हम 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू 5। बहुत सिंपल है। देखो एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है 1 2, बट जब मैं इसका सबसेट लिखूंगा तो इसमें एक सबसेट इसका 5 ही होगा। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर सेट का सबसेट 5 होता है। बिकॉज अगर आप यहाँ से 1 को रिमूव कर दोगे वी आर लेफ्ट विथ 2, आप 2 को रिमूव कर दोगे तो वी आर लेफ्ट विथ एम्प्टी सेट दैट इज 5। तो हर सेट का जो सबसेट होता है 5। इस सबसेट ये जो सेट है इसमें भी 5 एक सबसेट है, और 5 को अगर मैं 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो ये 5 ही रिटर्न करेगा। एंड देन अगर किसी भी सेट का अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो वो सेट के इक्वल होगा, यूनियन से अपोजिट है। यूनियन में ये प्रॉपर्टी क्या थी, अगर किसी भी सेट का मैं यूनियन 5 के साथ फाइंड करता हूँ देन इट विल बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर सेट, और किसी भी सेट का अगर यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ फाइंड करते हैं इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। अगर किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ निकालते हो तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल है, बिकॉज यहाँ पर आप कॉमन एलिमेंट्स देखते हो। और किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ फाइंड करते हो इट विल बी इक्वल टू दैट पर्टिकुलर सेट। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट है हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5। ये एक सेट ए है हैविंग एलिमेंट 1 2, और एक सेट बी है हैविंग एलिमेंट 2 5। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन 5 फाइंड करते हो, ए इंटरसेक्शन 5, देखो ए इंटरसेक्शन 5 में तो कुछ सोचना ही नहीं है, 5 ही रिटर्न करेगा।
बट अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट फाइंड करते हो तो देखो ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन क्या है, 1 और 2, और 1 और 2 जो किसके इक्वल है, ये आपका ए के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, आपका ए सेट के इक्वल। अगेन इडम्पोर्टेंट लॉ या आइडम्पोर्टेंट लॉ, मैंने क्या कहा था, आइडम्पोर्टेंट लॉ में क्या होता है, चाहे आप ए यूनियन ए फाइंड करो तो भी आपको सेट को ही रिटर्न करेगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करते हो देन स्टिल ये आपको सेट को ही रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और सेट सी गिवन है, एंड ऑल्सो सेट डी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 सेट्स आपको ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, लाइक ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो मुझे कॉमन एलिमेंट देखना है। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है, 7 और 9 और 11। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, 7, 9 एंड 11। अगर मुझे बी इंटरसेक्शन सी देखना है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है, 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या रिटर्न करेगा आपको, 11 और, यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सेट सेम है इनकी वैल्यू लिख लो, इसे रिलेट करना हमारे लिए इजी होता है, राइट। सेट ए, सेट ए हैविंग एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9 and 11. Then set B, set B having element 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13. Set C having element 11, 13, 15, 11, 13 and 15. Set D having element 15, 17, having element 15, 7. Now in first part we need to find the value of A intersection B. तो A और B में देखो क्या इंटरसेक्शन है, 7, 9, 11, that is 7, 9, 11. B इंटरसेक्शन C, B और C में देखो 11, 13, 11, 13. A, C और D, अब देखो A, C और D, क्या A, C और D में सारी कुछ भी कॉमन, तीनों में को कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर 11 नहीं है। C में 13 है बट A में 13 नहीं है, D में भी 13 नहीं है। C में 15 है, A में 15 नहीं है और B में 15 है, बट इंटरसेक्शन तो आपको 3 सेट्स का निकालना है ना, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब इन तीनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट मैंने क्या कहा था आपको, फाई जो होता है वो हर सेट का एक सेट होता है या सबसेट होता है। तो फाई अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई कॉमन, ठीक है। देयर इज नो एलिमेंट कॉमन अमंग द 3 सेट्स या 2 सेट, तो आपका आंसर क्या होगा, फाई। नाउ ए और सी में देखो क्या इंटरसेक्शन है, कॉमन देखो ए और सी 11। बी और डी में इंटरसेक्शन देखो, बी और डी, बी और डी में कुछ कॉमन, अगेन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट दैट इज 5। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा, 5। ये आपका कॉम्पिटेटिव लॉ काइंड ऑफ जो हमने किया था अभी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसमें इंटरसेक्शन भी है, यूनियन, बहुत आराम से ध्यान से करना। पहले आप ए के सारे एलिमेंट लिखो, दैट इज 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट लिखो। बी यूनियन, यूनियन में क्या कहा था, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। अब 11 और 13 ऑलरेडी आ चुका है,
वी आर लेफ्ट विथ 15 दैट इज 15। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो क्या होगा आपका, अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ दैट इज 7 9 और 11, 7 9 और 11, तो ये आपका इसका आंसर। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7, ए और डी। क्या ए और डी में कुछ भी कॉमन है? ए और डी देखो यहाँ 15 17 है और यू कैन सी दैट ए सेट में कोई भी एलिमेंट 15 या 17 नहीं है, दैट इज 5। पार्ट 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले आप ए के एलिमेंट्स लिखो 3 5 7 9 11, देन इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन डी। अब बी यूनियन डी में देखो क्या आएगा, 7 9 11 13, और कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है नहीं, 15 17, तो 7 9 11 13 एंड देन 15 17। अब कॉमन देखो क्या है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन। देन पार्ट 9, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन देखो 7 9 11, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखो 7 9 11 13, 7 9 11 13, देन 11 रिपीट हो रहा है, 13 रिपीट हो रहा है, देन 15। ए यूनियन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन भी आपने फाइंड किया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन बाय वन, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, 7 9 11, ये साइन आप एज इट इज लिखो। फिर बी यूनियन सी फाइंड करो, बी और सी में देखो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड करो, 7 9 और 11। देन पार्ट है, पार्ट है सॉरी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ए यूनियन डी, 3 5 7 9 11, डी 15 17, 3 5 7 9 11 15 17, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब इनका इंटरसेक्शन दैट इज 7 9 11 और 15। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ए यूनियन बी की सेट बिल्डर फॉर्म प्रेजेंटेशन क्या होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो मैंने आपको ये भी क्लैरिफाई किया था, इस और का मतलब हिंदी वाले और से, मीन्स जो आपका ए यूनियन बी है उसमें जो एक्स एलिमेंट है वो ए सेट के एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है और बी सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहा है। तो जब आप इस और को स्टडी करोगे तो ये हिंदी वाला और आपके माइंड में आता है। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये आपका ए सेट के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, बी सेट के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे एंड का मतलब है कॉमन, मीन्स ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है यहाँ पर एक्स उसको बिलोंग कर, और यहाँ पर जो और है बोथ ए और बी दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग कर। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे सारे वर्ड साथ में मेंशन कर दो, उधर कोई कंफ्यूजन ना हो। सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी को किस तरह से आप लिखोगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, मींस एक्स जो है ए के ए सेट के एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है और बी सेट के एलिमेंट्स को भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन में सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स का मतलब क्या है, एक्स ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है, यहाँ एंड का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आप और देखते हो तो इसका मतलब होता है यूनियन। और अगर हम एंड की बात करते हैं, अगर हम एंड की बात करते हैं अगर हम एंड की बात करते हैं इट सिग्निफाइज इंटरसेक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1
इन सभी का अब आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो देखो अगर मैं एक्स और वाई का इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 और 3। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा आपका, 1 और 3। देन पार्ट 2, ए ई आई ओ यू और ए। तो अगर मैं यहाँ इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट देखूंगा तो क्या है, ए। तो ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पर क्या होगा आपका, ए। कैन सी दैट ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा आपका, ए। देन पार्ट 3, ए यहाँ पर क्या है आपका, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। और बी आपका क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, तो अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ, ए आपका नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3, 6, 9, 12 एंड सो। बी आपका क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप यहाँ पर कॉमन एलिमेंट देखोगे तो वो क्या होगा, 3। अब यहाँ पर आपको रोस्टर फॉर्म में, मैंने कहा था एक्सेप्शनल केसेस का मतलब यही था मेरा कि रोस्टर फॉर्म से प्रेजेंटेशन जो है आप प्रॉपर दिखा पाए। यहाँ पर देख के समझ में आ रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन 3 है। और अगर फिर भी अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट, ये जो एक्स है वो किसके इक्वल है, 3। सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसकी प्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म से आप दिखा सकते हो, बिकॉज पूरी क्लियर हो रहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, पार्ट 4, एक्स एक नेचुरल नंबर है, इसमें एक्स जो है 1 से बड़ा है, 6 या 6 से छोटा है, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर जो एक्स है 6 से बड़ा, 10 से छोटा है, दैट इज 7, 8, 9। तो ये भी आप डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेट ए 2, 3, 4, 5, 6, सेट बी 7, 8, 9। तो क्या कुछ भी इंटरसेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पर? तो जब आप यूनियन या सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको दो सेट्स गिवन हो तो उसको अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में शो करना हो और यूनियन और इंटरसेक्शन में डायरेक्टली देख के समझ में आ रही है चीज, तो आप उसको डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो, अनटिल और अनलेस आपकी टीचर कहती है कि सेट बिल्डर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। अब देखो ना यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या शो करोगे, कुछ है ही नहीं कॉमन। ठीक है, पार्ट 5, ए और बी। ये तो हमने अभी लॉ में प्रॉपर्टी में भी स्टडी किया कि अगर मैं किसी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ निकालता हूँ तो वो नल सेट के इक्वली होगा। ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, दैट इज अ नल सेट। के बाद 5 के बाद पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 6 में ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ए क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर। इट मीन जो सेट ए है आपका वो क्या है, 1, 2, 3, 4, सो। सेट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नेचुरल नंबर को। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके, 2, 4, 6, 8, सो जितने भी इवन नेचुरल नंबर है। सेट सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ऑड नेचुरल नंबर, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर है, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड सो। सेट डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, सेट डी। सेट डी रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो 1 के टेबल में आते हैं या वो उस नंबर के टेबल में आते हैं, लाइक 3। 3 1 के टेबल में आते हैं और 3 खुद के टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर में सबसे छोटा और ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं, 3, 5, 7, 11। तो जो भी आपके सेट गिवन थे सेट बिल्डर फॉर्म में, आप या जो भी आपको सेट गिवन था उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इनकी प्रेजेंटेशन हमने शो कर दी। अब जो हमें फाइंड करना वो देखो, ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी देखो, ए क्या था आपका, नेचुरल नंबर।
1 2 3 4। बी क्या था आपका इवन नेचुरल नंबर। तो कैन आई से दैट जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा, यू कैन सी दैट जब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या होगा, जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वही तो आएंगे सारे, लाइक 2 4 ऐसे 6 8। इट मींस ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो बी सेट इटसेल्फ है। ए और बी का इंटरसेक्शन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इवन नेचुरल नंबर आएंगे, दैट इज बी। देन बी और सी, बी आपका इवन नेचुरल नंबर, सी आपका ऑड नेचुरल नंबर है। क्या इसमें कुछ भी कॉमन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, दैट इज 5। ये आपका फोर्थ पार्ट है। देन पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में देखो क्या इंटरसेक्शन है आपका, 1 3 5। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट था, ये आपका ऑड नेचुरल नंबर। तो जैसे आपका ए और बी में था वो यहाँ पर होगा। अब ए और सी का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर मिलेगा आपको। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपका सी के इक्वली होगा। ठीक है। पार्ट थर्ड, ए और डी। ए आपका क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डी जो है आपका प्राइम नंबर। जब मैं नेचुरल नंबर से आपका प्राइम नंबर के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्राइम नंबर ही रिटर्न होगा। तो ए और डी का जो इंटरसेक्शन है वो आपका डी है। और मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। पार्ट 5, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी में देखो क्या इंटरसेक्शन होगा, 2, सिर्फ 2 ही होगा, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और यहाँ तो सारे के सारे इवन नंबर ही है। तो बी और डी का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2। पार्ट 6, सी और डी। सी और डी का इंटरसेक्शन देखो, जितने भी अब सी और डी का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा, 3 5 7। कैन आई से दैट जितने भी प्राइम नंबर हैं, सारे ऑड नंबर जो है वो आपके प्राइम नंबर नहीं होता। लाइक 9 जो है एक ऑड नंबर है पर ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सी और डी, सी आपका क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, डी आपका क्या, सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो सी और डी में जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 3 5 7 11 13। जितने भी ऑड प्राइम नंबर है वो आएंगे। ठीक है, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर जो यहाँ नहीं है। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x such that x is an odd prime number। बिकॉज यहाँ से क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, यहाँ से क्लैरिफाई हो गया कि b आएगा, यहाँ से क्लैरिफाई हो गया c हो गया, यहाँ से एग्जैक्टली पता चल रहा है। ये एग्जैक्टली देख के समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या। इस केस में वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इंटरसेक्शन निकालते हो, यूनियन निकालते हो, अगर रोस्टर फॉर्म से पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप नहीं दे पाते हो तो फिर बेटर है कि आप उसको किस तरह से शो करो, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको देख के समझ में नहीं आ रहा है ये एक्चुअली है क्या। बिकॉज अगर ये ऑड नंबर है तो 1 यहाँ पे मिसिंग है, 9 यहाँ पे मिसिंग है। बट अगर आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिखोगे, एक्स यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, इसको भी लिखो फिर उसके बाद इसको भी लिखो। इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, टू और मोर सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट। दो या दो से ज्यादा सेट्स, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट या कुछ भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। मींस अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है तो वो डिसजॉइंट सेट, वो क्या है आपका डिसजॉइंट सेट। अब इस पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। ये जो सेट है इसमें 1 2 3 4 और यहाँ एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 4 या 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा। तो अगर मैं दोनों को लिस्ट आउट करता हूँ तो फर्स्ट सेट में तो 1 2 3 4 है और सेकंड सेट में 4 या 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा। तो सेकंड सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 5 6। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हो तो ये क्या होगा आपका 4। मैंने क्या कहा था, अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस उनका इंटरसेक्शन 5 होगा तब वो डिसजॉइंट है। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, आप देख सकते हो यहाँ पर ई आपका कॉमन है और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो ये डिसजॉइंट आपका नहीं है। इवन इंटीजर सारे इवन नंबर्स होंगे, ऑड इंटीजर सारे ऑड होंगे, क्या कुछ भी कॉमन होगा, बिल्कुल नहीं।
तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो पाई है। पाई का मतलब यस, जो आपका पार्ट थर्ड है ये डिसजॉइंट सेट्स को शो करे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको करवा देता हूँ, फिर ये कंसेप्ट पर बेस है, फिर मैं इस पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कहा गया आपको कि 2, 3, 4, 5, 3, 6 डिसजॉइंट सेट है, अभी ट्रू है फॉल्स है। तो देखो 3 जो है कॉमन एलिमेंट है, तो अगर कुछ भी कॉमन आता है, एक भी एलिमेंट अगर कॉमन है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, और इसमें कहा गया ये डिसजॉइंट है, तो ये आपका फॉल्स। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डिसजॉइंट सेट है, तो बिल्कुल ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, बिकॉज ए आपका कॉमन एलिमेंट है। तो अगर ए कॉमन एलिमेंट है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, यस ये डिसजॉइंट सेट है, ये आपका ट्रू। 2, 6, 10, 3, 7, 11 कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये भी डिसजॉइंट सेट है, ट्रू। तो डिसजॉइंट सेट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया, उसका रीजन अब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन आपके सेम टाइप के, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन सेट। अगर दो सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। देखो आपको ए सेट में से बी को माइनस करना है, तो बी के जो भी एलिमेंट आपको ए सेट में दिए हुए हैं उसको रिमूव कर दो, लाइक 2 एंड 4। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर आपको बी माइनस ए फाइंड करना है, बी माइनस ए, तो ए सेट के जो भी एलिमेंट बी में गिवन है आप उसको रिमूव कर दो, लाइक 2 और 4। अगर ये दोनों ही एलिमेंट्स रिमूव कर दोगे, इट विल बी लाइक दिस, इट मींस नाउ बी माइनस ए इज इक्वल टू नल सेट, बिकॉज बी के सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कैसे करना है, कि जिस भी सेट में से जिस भी सेट को माइनस करना, उस सेट के एलिमेंट पहले वाले सेट से आप माइनस करो। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं। A set having element 1, 2, 3, 4, B set having element 2, 4, 6। अब अगर मुझे B माइनस ए फाइंड करना है, तो B सेट में से मैं A के एलिमेंट माइनस कर दूंगा, लाइक 2, 4, वी आर लेफ्ट विथ 6। और अगर मुझे A माइनस बी फाइंड करना है, तो A सेट में से मैं B के एलिमेंट माइनस कर दूंगा, लाइक 2 एंड 4। A माइनस बी इज इक्वल टू 1। ओके, तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक्स आपका एक सेट है ए बी सी डी और वाई है एफ बी डी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिख लेता हूँ, यस लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी डी, वाई सेट हैविंग एलिमेंट एफ बी डी जी। व्हाट वी नीड टू फाइंड इन द फर्स्ट पार्ट, एक्स माइनस वाई। एक्स सेट के एलिमेंट्स में से जो भी वाई के कॉमन एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे, लाइक बी एंड डी, इट विल बी ए सी। द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड वाई माइनस एक्स। नाउ वाई सेट के एलिमेंट में से जो भी एक्स के कॉमन एलिमेंट है वो हम माइनस कर देंगे, लाइक बी एंड डी, वी आर लेफ्ट विथ एफ जी। देन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में जो भी कॉमन है अब वो लिखोगे, दैट इज बी एंड डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज set A having element 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, set B having element 4, 8, 12, 16, 20, set C having element 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and set D having element 5, 10, 15, 20. On the basis of this information, we need to find A minus B, A minus C, A minus C, B minus A. इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व, सभी पार्ट्स को सॉल्व।
फर्स्टली मैं इनको लिस्ट आउट कर देता हूँ। सेट ए हैविंग एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 20. Then set B having element 4, 8, 12, 16 and 20. Set C having element 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. Set D having element 5, 10, 15 and 12. तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट सेट में से सेकंड सेट के जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको रिमूव करो। 4, क्या यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है? 8 है नहीं। 12, तो ये 12 आपका रिमूव हो जाए। 16 भी नहीं है और 20 भी नहीं है। तो ए माइनस बी क्या होगा आपका? 3, 6, 9, 12 नहीं आएगा, 15, 18 and 20. Then A minus C. Okay. A minus C. C के एलिमेंट देखो 2, क्या यहाँ पर 2 है? नो। 4, 6, तो 6 रिमूव हो जाएगा। 8, 10, 12, यस 12, 14, नो, 16 नो। तो आपका जो A माइनस C होगा वो क्या होगा? 3, 9, 15, 18 and 20. Then A minus D. अब A माइनस डी मीन्स ए सेट में से बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको रिमूव करना है। 5, 10, 15, yes 15, 20, we are left with 3, 6, 9, 12, 18 and 20. Now B minus A. अब B सेट में से A के एलिमेंट रिमूव है। A 3, 6, 9, 12, तो 12 रिमूव हो जाएगा B सेट में से। 15, there is no 15, 18, there is no 18, 21. तो B माइनस ए क्या होगा? 4, 8, 16, 20. 4, 8, 16, 20. C माइनस ए। नाउ व्हाट वी विल डू? C सेट में से A सेट के एलिमेंट्स रिमूव कर। 3, 6, yes, 9, 12, 15, 18 and 20. So we are left with 2, 4, 8, 10, 14, 16. 2, 4, 8, 10, 14, 16. Then D माइनस ए। तो D सेट में से A सेट के एलिमेंट रिमूव कर। 3, 6, 9, 12, 15. Yes, 15 will be removed. 18, 21. So our answer will be 5, 10, 20. B minus C. B सेट में से हमें C सेट के एलिमेंट्स रिमूव कर। 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 आ गया कॉमन आपका। 14, 16. तो 4, 8, 16, 20. B minus C था आई थिंक। B minus C. B minus C. 2, 4, या 4 भी भाई कॉमन था। 4 कॉमन था, 6 कॉमन था। 6 तो यहाँ पर नहीं है। 8 भी कॉमन है, 8 भी रिमूव होगा आपका। 10 नहीं है। 12 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं।
14 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 16 है। तो 4 भी रिमूव हो गया, 8 भी हो गया, 12 भी हो गया, 16 भी, आर लेफ्ट भी 20। ठीक है, तो बी माइनस सी में क्या होगा 20। तो बहुत ध्यान से, देन बी माइनस डी, बी माइनस डी देखो, बी और डी, 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, ओनली 20। इट विल बी 4 8 12 16, 4 8 12 16। देन सी माइनस बी, सी सेट में से बी के एलिमेंट रिमूव कर, 3 नो, 6 यस, यस 6 है आपका, सी माइनस बी, 4 सी माइनस बी, एक मिनट। तो सी सेट में से बी के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट रिमूव करने हैं, 4 यस 4 रिमूव होगा, 4 रिमूव होगा एक तो आपका, और 8 रिमूव होगा आपका, पिंक वाले डैश पे फोकस करो, 12 रिमूव होगा आपका, 16 भी रिमूव होगा, वी आर लेफ्ट विथ 2 6 10 14, 2 6 10 14। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर, r जो है आपका, देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ तो एक रियल नंबर, रियल नंबर में क्या क्या होता है आपका, रैशनल नंबर, और रियल नंबर में आता है आपका इरेशनल। और क्यू जो है आपका, अगेन बोल्ड लेटर में क्यू है आपका रैशनल नंबर, क्यू आपका है रैशनल। फिर आपसे पूछा गया कि आर माइनस क्यू, तो क्यू के जो भी नंबर है एलिमेंट्स है वो आर में से माइनस कर दो, तो ये रैशनल नंबर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आर माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, ओनली इरेशनल, ओनली इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, व्हाई, बिकॉज आर हैविंग रैशनल प्लस इरेशनल। तो अगर आप रैशनल वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो इट विल बी लाइक इरेशनल नंबर। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 1.4 टुडे, और जो हमारा स्केड्यूल है हम उसी के साथ जाएंगे। 7:30 पर आपका लाइव डाउट सेशन होगा, ठीक है। तो आज आपकी कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, इकोनॉमिक्स, तो पहले मैं इकोनॉमिक्स का डाउट सेशन लूंगा, और उसके बाद फिर जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे फिर उनका लाइव डाउट सेशन होगा मैथ्स का, ठीक है। बाय देन आपको अपने नोट्स पूरे बनाने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको करना है और अपनी पीडीएफ शेयर करनी है। तो 7:30 पे मैं आपका लाइव डाउट सेशन, दैट इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।